नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर, हरियाणा में कांग्रेस की बुरी हार, भारतीय जनता पार्टी पहली बार रिकॉर्ड बनाते हुए तीसरी बार लगातार हरियाणा के सत्ता पर काबिज। अब जब इस खबर से मैं देखता हूं विस्तृत एक्स-रे पे, तो इस कांग्रेस की जीती हुई बाजी को हरवाने के लिए कौन जिम्मेदार है? जब मैं एक्स-रे से उन लोगों को ढूँढने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे कई नाम सामने आते हैं। यदि मैं सीनियरिटी के हिसाब से या ओहदे के हिसाब से लूँ, तो पहला नाम है केसी वेणुगोपाल, जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते पार्टी के इन तमाम बातों का सीधा संबंध उनसे होता है। क्या केसी वेणुगोपाल ने सीट अलॉटमेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किया? क्या केसी गोपाल ने अशोक तंवर की वापसी के लिए माकन का हाथ पकड़ा? क्या केसी वेणुगोपाल ने हरियाणा की राजनीति में अपना वजूद बढ़ाने के लिए पार्टी को बर्बाद किया? एक महिला नेत्री जो पूरी ताकत के साथ मेहनत कर रही थी और जमीन से जुड़ी हुई थी, उसके जगह एक महिला मित्र को भेज वो सीट बीजेपी को तश्तरी में गिफ्ट कर दी। वेणुगोपाल की उम्मीदवार चौथे नंबर पे आई। जो महिला 5 साल तक मेहनत कर रही थी, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी और दूसरे पोजीशन पे आई। ये वेणुगोपाल का काम है। कुल मिलाकर सुरजेवाला, वेणुगोपाल, शैलजा, ये सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं और कुल मिलाकर ये एक ऐसी प्लानिंग में लगे रहते हैं कि संगठन जाए चूल्हे में या पार्टी जाए चूल्हे में, इनका स्वार्थ साधे रहना चाहिए। और इन्हें लगा कि हम उम्मीदवार ही ऐसे बनाएं, क्योंकि तो हरियाणा की जनता ने तय कर लिया वो हमको जिताना है। उन्होंने हरियाणा की जनता को ग्रांटेड ले लिया। ऐसे-ऐसे लोगों को टिकट दिए। बाद में शायद मंत्री भी बनते, सरकार आती तो, और फिर इनके लिए नए एटीएम तैयार हो जाते हैं। केसी वेणुगोपाल, शायद जिनको हिंदी भी ठीक से नहीं आती होगी या हरियाणवी तो समझ में भी नहीं आती होगी, वो एक इसके लिए जिम्मेदार आदमी मुझे इस एक्स-रे से दिखते हैं। दूसरा यदि नाम मैं कहूँ, तो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, केसी वेणुगोपाल हो गए। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, जो इंचार्ज बने थे, दीपक बावरिया। अब दीपक बावरिया जो है, इनका रिकॉर्ड कोई खास चुनाव जितवाने वाला नेता करके नहीं रहा। बावरिया की पोजीशन इतनी बुरी थी कि कभी हुड्डा जी पीटते थे, तो कभी शैलजा जी पीटती थी। शैलजा जी उनके पर आरोप लगाती थी कि आप हुड्डा के पेरोल पे हो। हुड्डा जी आरोप लगाते थे कि आप शैलजा के लिए काम करते हो। जो ताकत राज्य की इंचार्ज की होनी चाहिए, जहां सारे धड़े आपके सामने नतमस्तक हो और पार्टी को यूनाइटेड रखने का काम करो, वो बावरिया नहीं कर पाए, बहुत कमजोर साबित हुए। ऐसे कमजोर आदमी को हरियाणा जैसे राज्य की बागडोर संभालकर सबसे बड़ा हाईकमान ने गलती कर दी। बावरिया आखिर तक ये नहीं तय कर पाए कि वो जो लिस्ट हुड्डा ने दी उसको अप्रूव करे या शैलजा जी को बनाए। ये बावरिया जी की ही कमजोरी थी कि हुड्डा 72 सीट ले गए। ये उन्हीं की कमजोरी थी कि शैलजा को भवन में बैठी रही और बीजेपी मजे लेते रहे। ये उनकी ही कमजोरी थी कि वो सही आकलन कर हाईकमान को नहीं बता पाए कि 17 विद्रोही 17 सीटें हराएंगे तो हम सत्ता से बाहर होंगे। ये तमाम आकलन बावरिया जी को करना था। बावरिया जी बुरी तरह से फेल हो गए। ये दूसरे व्यक्ति है जो इस हार के लिए मैं जिम्मेदार मानता हूं। तीसरे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा जी के परिवार को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। हुड्डा जी के परिवार ने देश के संग्राम में, भारत के आज़ादी की लड़ाई में उनके घर से बहुत कंट्रीब्यूशन हुआ। उनके पिताजी स्वयं स्वतंत्र सेनानी थे। उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत काम किया क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद। उसके बाद वो कांग्रेस में रहे। हुड्डा जी जब कांग्रेस में आए,
तो हुड्डा जी को हमेशा पार्टी ने भरपूर दिया, 2-2 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद उनके बेटे दीपेंद्र सांसद बने, लेकिन सत्ता का मोह छूटता नहीं। हुड्डा जी फिर एक बार 70 पार करने के बाद भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का सपना बाल रहे थे। ये बात भी उतनी ही सही है कि 5 साल के इस बीजेपी के कार्यकाल में हुड्डा जी लगातार हरियाणा में संघर्ष भी करते रहे। बाकी लोग सुरजेवाला अलग अलग राज्यों में अपने मजे लेते रहे, वही कमोबेश हाल बहन शैलजा के था। लेकिन जैसे चुनाव आ जाते हैं सारे दावेदार इकट्ठा हो गए। लेकिन हुड्डा जी ने जिस हिसाब से टिकट लिए और टिकट की पूरी बंटवारा किया, उस 72 में से कितने लोग हारे, उसकी जिम्मेदारी भी हुड्डा जी को लेनी होगी। हुड्डा जी कहीं ना कहीं शैलजा और उनके बीच का डिफरेंस कम करने का जो प्रयास, वो दिखाऊ प्रयास दिखाता रहा। एक्चुअली कहीं दिल से काम किया ऐसा दिखता नहीं था। यही कारण है कि शैलजा की नाराजगी को बीजेपी ने अच्छी तरह से कैश किया। ये हुड्डा जी की एक बड़ी गलती। इस हार में हुड्डा जी भी रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा एक सिरे से मुझे दिखता है। उसके बाद शैलजा शैलजा एक दलित फेस, एक ऐसे परिवार से कि जिसके पिताजी का नाम आज भी बड़े आदर से लिया जाता है। उसके पिताजी की पुण्याई है कि शैलजा भी लगातार राजनीति में अच्छे अच्छे ओहदे पे रही है। कांग्रेस ने शैलजा को भी बहुत कुछ दिया, केंद्र में मंत्री बनाया, बड़े बड़े राज्यों का इंचार्ज बनाया, सांसद राज्यसभा बना, लोकसभा हारी तो राज्यसभा लाया, लोकसभा में चुनाव जितवाया। ये सब कुछ होने के बावजूद भी शैलजा ने हमेशा अपने स्वार्थ को आगे रखते हुए पार्टी और राज्य के हित को अनदेखा किया। जब इस बार सब दिख रहा था कि सारे लोग राजनीति में कांग्रेस की तरफ झुकाव है, मतदाता कांग्रेस को चाहता है, इस बीजेपी की सरकार को निजात पाता है, ऐसे में किसी 2 छिछोरे लोगों ने शैलजा पे कोई कमेंट किया और उसका तुरंत उत्तर हुड्डा जी ने देने के बाद भी कि वो मेरी बहन है, उसके खिलाफ बोलने वालों को पार्टी में जगह नहीं, क्योंकि वो पार्टी के मेंबर भी नहीं थे वो दोनों। उसके बाद शैलजा जी ने उसी बात को लेके अपना मौन धारण कर लिया। वो प्रचार में तक नहीं उतरी, वो अपने घर पे बैठी और इसी का फायदा बीजेपी ने लिया। बीजेपी ने दलित वोटों को ये बताने का, मतदाताओं को बताने का प्रयास किया कि शैलजा जैसी दलित नेता का अपमान कितना कांग्रेस में होता है और कांग्रेस मौन है। शैलजा के अपमान होने के बाद राहुल गांधी ट्वीट करते या राहुल गांधी कुछ बोलते तो बात अलग होती। हाईकमान ने भी निगलेक्ट किया, सोचा कि हरियाणा का मामला आपस में निपटते रहेंगे। और जब राहुल गांधी शैलजा को लेकर स्टेज पे गए और हुड्डा जी से हाथ मिलवाया, बहुत देर हो चुकी थी, जितना डैमेज होना था हो गया था। लेकिन शैलजा ने पार्टी और हरियाणा का हित सामने रखा होता और अपने स्वार्थ को थोड़ा पीछे रखा होता तो शायद नतीजे आज कुछ अलग होते। वो भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है। फिर आखिरी नाम सुरजेवाला। वैसे सुरजेवाला 3 ना 13 में वो पूरे टाइम अपने बेटे को चुनाव लड़वाने में व्यस्त थे, उसके सिवा उन्होंने आए बाएं कोई काम नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पद के लिए कपड़े सिलवा के बैठे थे। उनकी सारी जो भिस्त थी, जो पूरी ताकत थी, वो दिल्ली की ये चांडाल चौकड़ी जो दिल्ली में बैठ के हर राज्य में कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ ढूंढते रहती है। फिर उसमें राहुल गांधी के कुछ निजी लोग भी आ गए, प्रियंका गांधी के भी निजी स्टाफ आ गया, संगठन के भी कुछ लोग आ गए। ये सब मिलके सुरजेवाला एक अलग खेल खेलने के लिए लगे हुए थे। उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि हम 3 लोग दावेदार हैं मुख्यमंत्री के। समझ में नहीं आया सुरजेवाले ने ऐसा क्या अचीवमेंट किया, खुद चुनाव हारता है, राज्यसभा से आता है, लोकसभा या विधानसभा लड़ने की औकात नहीं रखता। उसके बाद जब मीडिया सेल के इंचार्ज थे तो बीजेपी को, कांग्रेस के मीडिया का सबसे बड़ा बुरा हाल कांग्रेस में यदि मीडिया का हुआ है तो तब सुरजेवाला जनरल सेक्रेटरी था। जब कर्नाटक में गए तो कर्नाटक में लोग चुनाव के लिए दिन रात मेहनत कर रहे और ये अपने मित्र के साथ, महिला मित्र के साथ मॉल में फिल्म देखने के लिए घूमते रहे। ये भी फोटोग्राफ वायरल हुए। उसके बाद जब कर्नाटक में स्थिति ये हो गई उनको, क्योंकि खरगे साहब कर्नाटक से आते थे, बड़े मुश्किल से कर्नाटक में इनको साइड में रख के कर्नाटक जीता गया। उसके बाद इनको मध्य प्रदेश भेजा गया। मध्य प्रदेश में इन्होंने पूरी लुटिया डुबाई और 29 की 29 लोकसभा सीटें चली गई। ऐसे लोगों को फिर पार्टी गले क्यों लगाती है? कभी वो हरियाणा
राजस्थान जाने का प्रयास करते हैं, कभी क्या करने के प्रयास करते हैं। जो पार्टी पे बोझ हो गए, वो लोग भी हरियाणा में बोझ बनने में बहुत तकलीफ वाले थे। वो भले ही सुरजेवाला वहाँ बैठे थे, लेकिन लगातार मीडिया में अपने ताल्लुकात का कैश करते हुए लगातार हुड्डा और बाकी लोगों के खिलाफ जहर उगलते रहते थे। कुल मिला के वो भी एक फैक्टर है जिन्होंने पार्टी की लुटिया डुबाई, लेकिन वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं जितना केसी वेणुगोपाल, हुड्डा जी स्वयं, बावरिया और शैलजा है। इन 4 लोगों ने कांग्रेस पार्टी की अर्थी उठा के शमशान की तरफ लेके गई। आगे एक मटका लेके वाला चाहिए, जो घर का मटका लेके जो सामने चलता है, वो काम सुरजेवाला ने किया। जब मैं एक्स-रे से दिखता हूँ, तो मुझे ये कांग्रेस की शव यात्रा दिखती है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।